नमस्कार। देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मानव मस्तिष्क के बारे में, अर्थात ह्यूमन ब्रेन के बारे में। गाइस, एक एक वो प्रश्न जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। याद रखना साथियों, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले साथियों आप हेडिंग लगा लीजिए ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन अर्थात मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क। देखिए भैया, ऐसा कहा जाता है साथियों कि मानव का जो दिमाग होता है वो भैया सबसे विकसित दिमाग होता है। इसका मतलब यह है भैया कि मानव है वो साथियों सबसे बुद्धिमानी जानवर है। सबसे बुद्धिमानी जानवर है। तो साथियों आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, वो आपसे यही पूछा जाता है कि सबसे बुद्धिमानी जानवर कौन सा है। सबसे बुद्धिमानी जानवर कौन सा है? तो याद रखना साथियों, मानव है। अगर साथियों आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया दूसरा सबसे बुद्धिमानी जीव कौन सा है, तो बताओ साथियों। राइट आंसर होगा साथियों डॉल्फिन। और डॉल्फिन भैया एक स्तनधारी है। दोनों ही क्वेश्चन साथियों आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है साथियों, दूसरा सबसे बुद्धिमानी जीव कौन सा है भैया? डॉल्फिन है। डॉल्फिन याद रखना साथियों एक स्तनधारी है। क्या है भैया? स्तनधारी है। कभी कभी साथियों आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भैया जो डॉल्फिन है वो क्या है, तो याद रखना साथियों एक स्तनधारी है डॉल्फिन। बात क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि सबसे बुद्धिमानी जानवर कौन सा है, तो भैया मानव है। दूसरा क्वेश्चन है साथियों कि दूसरा सबसे बुद्धिमानी जीव कौन सा है, तो भैया डॉल्फिन है। और डॉल्फिन एक स्तनधारी है। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या पूछा जा सकता है कि मानव मस्तिष्क का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है, तो याद रखना साथियों उस शाखा को कहा जाता है न्यूरोलॉजी। क्या कहा जाता है भैया? न्यूरोलॉजी। देखिए, मानव मस्तिष्क का अध्ययन, मानव मस्तिष्क का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है साथियों, वह शाखा कौन सी है? न्यूरोलॉजी। बात क्लियर है? आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों कि भैया मस्तिष्क का जो डॉक्टर होता है, मस्तिष्क के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? मस्तिष्क का साथियों जो डॉक्टर होता है, इस मस्तिष्क के डॉक्टर को क्या कहा जाता है, तो भैया न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। बोलो, ये चार क्वेश्चन याद हुए या नहीं हुए? सबसे पहले मुझे ये बताओ। याद हो गए? ओके। अब मुझे ये बताओ साथियों कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है साथियों, ये कहाँ उपस्थित होता है? इसकी लोकेशन क्या है? तो याद रखना साथियों हमारी जो खोपड़ी होती है, इस खोपड़ी के नीचे होता है। खोपड़ी शब्द आप यूज में ना लेकर साथियों आपको शब्द यूज में लेना है कपाल या क्रेनियम। तो साथियों याद रखना कपाल के नीचे हमारा ब्रेन उपस्थित होता है। तो अगली बात क्या लिखोगे आप? कपाल के नीचे, कपाल के नीचे हमारा जो ब्रेन है साथियों ये उपस्थित होता है। ये सभी क्वेश्चन साथियों आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं।
और बार बार पूछे जाने की संभावना है। साथियों, आज की इस वीडियो में जो मैं आपको फैक्ट्स बताने वाला हूँ लाइफ में भी काम आएंगे साथियों, और आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। बात क्लियर है? और देखिए भैया, अब बात करते हैं साथियों कपाल की। तो याद रखना साथियों, जो कपाल होता है ये 8 हड्डियों का बना होता है, यानी कि कपाल, आपका जो कपाल है वो भैया 8 अस्थियों का बना होता है। और ये क्या काम करती है साथियों? अस्थियां आपका जो ब्रेन है साथियों, इस ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि आपका जो मस्तिष्क है उस मस्तिष्क को भैया सुरक्षा प्रदान करती है। बोलो, इतनी बात क्लियर है? अब भैया वो 8 अस्थि कौन सी है तो वो भी देख लीजिए। नंबर 1 पर आती है साथियों फ्रंटल। सबसे आगे वाली जो अस्थि है साथियों, ये वाली, ये फ्रंटल है। इसकी संख्या 1 होती है। हमारे पीछे की तरफ होती है साथियों, उसका नाम है ओसिपिटल। इसकी संख्या भी 1 होती है। नंबर 2 पर आती है साथियों, नंबर 3 पर आती है पेराइटल। इनकी संख्या 2 होती है। पेराइटल ये होती है साथियों, एक ये अस्थि और एक ये अस्थि। इनकी संख्या कितनी होती है? 2। उसके बाद में आती है टेम्पोरल। इनकी संख्या भी साथियों 2 होती है। ये हमारे कान के पास होती है, एक यहाँ और एक यहाँ। बात क्लियर है? टेम्पोरल के बाद में आती है साथियों इथमोइड। इसकी संख्या 1 होती है साथियों, और एक होती है स्फेनोइड। ये स्फेनोइड साथियों इंपॉर्टेंट है, इसकी संख्या भी 1 होती है। इस स्फेनोइड अस्थि को साथियों कपाल का पत्थर भी कहा जाता है, क्योंकि ये अन्य 7 जो अस्थियां है, 1 2 2 2 4 6 और 1 7, ये साथियों स्फेनोइड अन्य 7 अस्थियों से जुड़ी हुई होती है। दिख रहा नहीं दिख रहा आपको? दिख ही नहीं रहा यार, 1 मिनट रुको, कैमरा सही करता हूं। हाँ, अब दिखेगा आपको। अब दिख रहा है? हाँ, ये है भैया। हाँ, ये जो स्फेनोइड अस्थि होती है साथियों, ये अन्य 7 अस्थियों से जुड़ी हुई होती है भैया हमारी ब्रेन की। इसलिए साथियों इसे कपाल का पत्थर कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? कपाल का पत्थर कहा गया है भैया स्फेनोइड को। तो याद रखना साथियों, ये जो 8 अस्थियां होती है, ये 8 अस्थियां साथियों हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है। और 8 अस्थियां एक साथ मिलकर साथियों, इन 8 अस्थियों को क्या बोला जाता है? कपाल या क्रेनियम बोला जाता है। आप खोपड़ी भी कह सकते हो। तो याद रखना, हमारा जो ब्रेन होता है साथियों, इस कपाल के नीचे स्थित होता है। बात क्लियर है? आपका जो कपाल है साथियों, आपका जो क्रेनियम है, जो खोपड़ी है, इसमें साथियों 1 से लेकर के 1.5 लीटर ब्लड होता है। कितना ब्लड होता है साथियों? 1 से लेकर के 1.5 लीटर ब्लड होता है। आपको पता है पूरे मानव शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, उसका साथियों 1 से 1.5 यानी कि 1 से 1.5 लीटर ब्लड साथियों आपके ब्रेन के पास होता है। बोलो, इतनी बात क्लियर है? और देखिए भैया, जगह नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं, फिर और अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूं। याद रखना साथियों, आपने सुना होगा कि हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए साथियों एक झिल्ली पाई जाती है। उस झिल्ली को क्या कहा जाता है? आपको पता है? कमेंट बॉक्स में बताओ। इसके अलावा साथियों आपने देखा होगा कि आपका जो हृदय है, आपका जो हार्ट है, उस हार्ट को सुरक्षा प्रदान करने के लिए साथियों एक झिल्ली पाई जाती है, और भैया उस झिल्ली का नाम है पेराकार्डियम। ठीक उसी तरीके से साथियों आपके जो लंग्स होते हैं, आपके जो फेफड़े होते हैं, उन फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भैया उनके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे कहा जाता है प्लोरा। बात क्लियर है? ठीक उसी प्रकार साथियों आपका ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आपके ब्रेन के चारों ओर साथियों एक झिल्ली पाई जाती है। उस झिल्ली को क्या कहा जाता है? उस झिल्ली को कहा जाता है साथियों मेनिंजिस मेम्ब्रेन। देखिए, दूसरा पैर ले लेता हूं भैया। आपके ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक झिल्ली पाई जाती है साथियों। उस झिल्ली का नाम क्या है भैया? मेनिंजिस है भैया, मेनिंजिस मेम्ब्रेन। अगर कोई आपसे पूछे साथियों कि आपके मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली का नाम क्या है, तो भैया मेनिंजिस मेम्ब्रेन है। याद रखना साथियों, ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये 3 लेयर से मिलकर के बनी होती है।
यानी कि भैया 3 परतों से मिलकर के बनी होती है। वो परत कौन कौन सी है? तो एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। सबसे अंदर वाली जो परत है साथियों, उसे कहा जाता है पिया मेटर। मध्य वाली जो होती है साथियों, उसका नाम है एरेक्नोइड। और सबसे बाहरी वाली जो परत है साथियों, बाहरी, ये मध्य वाली हो गई। इस बाहरी वाली को कहा जाता है साथियों ड्यूरामेटा। ड्यूरामेटर। ये 3 परत है भैया। इन तीनों परतों से मिलकर साथियों आपकी ये जो मेम्ब्रेन बनी होती है, ये झिल्ली बनी होती है, जो आपके ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है। अब आप सोचिए साथियों कि आपका ब्रेन कितने सुरक्षा से होता है। बाहर तो साथियों आपका जो कपाल है वो 8 हड्डियों से मिलकर के बना होता है, तो वो सुरक्षा प्रदान करता है। अंदर की तरफ साथियों आपका जो ब्रेन है, उसके चारों ओर साथियों इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए भैया ये 3 परतों की ये झिल्ली होती है, और उनके मध्य स्थित होता है भैया आपका ब्रेन। नहीं तो आप कहीं भी जा रहे हो, आपका ब्रेन गिर गया नीचे, हो सकता है ना ऐसा? नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे ब्रेन को बहुत तगड़े तरीके से सुरक्षा दी गई है। भगवान ने जो भी बनाया है सोच समझकर बनाया है। बात क्लियर है? तो ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए साथियों एक झिल्ली पाई जाती है, 3 परतों से मिलकर के बनी होती है। इस झिल्ली का नाम है मेनिंजिस मेम्ब्रेन। और वो 3 परत है साथियों, जिनमें सबसे अंदर वाली परत है पिया मेटर, बीच वाली परत है एरेक्नोइड, और साथियों बाहरी परत है ड्यूरामेटर। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि ये जो मेनिंजिस मेम्ब्रेन की जो 3 लेयर है, इन लेयरों के बीच में साथियों एक द्रव भरा रहता है, उस द्रव को क्या कहा जाता है? तो याद रखना साथियों, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इन परतों के बीच में साथियों जो द्रव भरा रहता है उसे कहा जाता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। बात क्लियर है? बोलो, समझ में आई या नहीं आई? क्या नाम है भैया इन परतों के बीच में जो द्रव भरा रहता है उसका नाम है साथियों सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। याद रखना साथियों, ये जो मेनिंजिस मेम्ब्रेन है, इसको भैया संक्रमित कौन कौन कर सकता है? जीवाणु और साथियों विषाणु। जीवाणु और विषाणु साथियों इसको संक्रमित कर सकते हैं, और इसके संक्रमित होने से साथियों आपको एक बीमारी हो सकती है। उस बीमारी का नाम है साथियों मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस। इसे साथियों हिंदी में दिमागी बुखार भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में कि भैया मेनिंजाइटिस रोग का संबंध किस ऑर्गन से है, किस अंग से है? तो गाइज आपका राइट आंसर क्या होगा कि भैया हमारे मस्तिष्क से। किससे है भैया? मस्तिष्क से। और इसको कौन कौन संक्रमित कर सकता है साथियों आपकी इस मेम्ब्रेन को? तो वायरस भी कर सकता है और बैक्टीरिया भी कर सकता है, दोनों कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी पुस्तकों में साथियों अकेला वायरस दिया हुआ है या फिर बैक्टीरिया दिया हुआ है, तो याद रखना साथियों दोनों इसे संक्रमित कर सकते हैं। और संक्रमित से साथियों आपको मेनिंजाइटिस यानी दिमागी बुखार, आपको ये बीमारी हो सकती है। बोलो, बातें समझ में आई या नहीं आई भैया? जो मैंने बताया है जल्दी जल्दी बताओ। हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए साथियों ब्रेन के चारों ओर एक झिल्ली होती है, उसे कहा जाता है मेनिंजिस मेम्ब्रेन। ठीक इसी प्रकार साथियों आपके हृदय के चारों ओर हृदय को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक झिल्ली होती है, उसे कहा जाता है पेराकार्डियम। ठीक इसी प्रकार साथियों आपके जो लंग्स होते हैं, आपके जो फेफड़े होते हैं, इन फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए फेफड़ों के चारों ओर साथियों एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली को कहा जाता है पलूरा। ठीक इसी प्रकार ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मेनिंजिस मेम्ब्रेन 3 परतों से मिलकर के बनी होती है। अंदर वाली परत है साथियों पिया मेटर, मध्य वाली है एरेक्नोइड, बाहरी परत है साथियों ड्यूरामेटा। इन परतों के बीच में साथियों एक द्रव भरा रहता है जिसे कहा जाता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इस मेनिंजिस मेम्ब्रेन को साथियों कौन कौन संक्रमित कर सकता है? तो वायरस कर सकता है, बैक्टीरिया कर सकता है, जिसके कारण आपको बीमारी हो सकती है मेनिंजाइटिस। इस मेनिंजाइटिस से साथियों आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किस प्रकार साथियों कि भैया मेनिंजाइटिस रोग का संबंध किस ऑर्गन से है? तो भैया आपको जवाब देना है मस्तिष्क से। बोलो, इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, स्क्रीनशॉट ले लिया? नहीं लिया तो ले लो, आगे चलते हैं, मिटा देता हूँ। अब मुझे ये बताओ साथियों कि आपके मस्तिष्क का भार कितना होता है?
आपके मस्तिष्क का भार कितना होता है भैया? मस्तिष्क का भार आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है भार। देखिए साथियों, 1400 से 1450 ग्राम तो भैया पुरुष के मस्तिष्क का भार होता है, और भैया 1300 से लेकर के 1350 ग्राम जो महिला होती है साथियों, उनके मस्तिष्क का भार होता है। अगर बच्चे की बात करें साथियों, तो 300 से 400 ग्राम बच्चे का, जिसकी उम्र साथियों लगभग 4 से 5 वर्ष हो। और नवजात शिशु की बात करें साथियों, जिसने अभी अभी जन्म लिया है, नवजात शिशु, आप कह सकते हो साथियों 150 से 200 ग्राम मान लीजिए, 150 से 200 ग्राम का भार होता है। एवरेज आप क्या लगा सकते हो साथियों? 1300 से 1400 ग्राम लिख सकते हो, अगर आपकी परीक्षाओं में आता है तो। बोलो 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 साथियों, आपको क्या समझ में नहीं आया? पुरुष में पूछे साथियों तो 1400 से 1450 ग्राम, महिलाओं में पूछे 1300 से 1350 ग्राम, बच्चों में पूछे साथियों जिसकी उम्र 4 से 5 वर्ष है लगभग, तो साथियों 300 से 400 ग्राम। नवजात शिशु की बात करें साथियों, जिसने अभी अभी जन्म लिया है साथियों, तो लगभग 150 से 200 ग्राम का उसके मस्तिष्क का भार होता है। एवरेज की बात करें तो भैया 1300 से 1400 ग्राम एवरेज मान लीजिए। साथियों हमारा पूरे शरीर का जो शरीर का भार होता है साथियों, उस शरीर के भार का 2% साथियों हमारे ब्रेन का भार होता है। आपके ब्रेन का भार होता है 2%। जैसे कि 100 किलो का कोई व्यक्ति है तो याद रखना साथियों 2 kg का उसमें उसका मस्तिष्क का भार होगा। बात क्लियर है? बोलो। अब मुझे ये बताओ साथियों कि भैया हमारा जो शरीर है, उस शरीर में जितनी ऊर्जा बनी है, उस ऊर्जा का कितना प्रतिशत आपका मस्तिष्क यूज में लेता है? तो याद रखना साथियों 20% लेता है। शरीर की संपूर्ण ऊर्जा का 20% ऊर्जा मस्तिष्क उपयोग करता है। ऊर्जा किससे बनती है भैया? मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है साथियों, अगर आप मेरी क्लास लेते होंगे तो साथियों जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, इस ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है साथियों, क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथियों ऊर्जा बनती है। और ऊर्जा किस रूप में बनती है साथियों? तो एटीपी के रूप में बनती है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है साथियों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक ग्लूकोज के टूटने से साथियों 38 एटीपी का निर्माण होता है। तो साथियों हमारे शरीर में जितनी भी ऊर्जा बनी है उसका 20% साथियों आपका अकेला मस्तिष्क यूज करता है। बात क्लियर? बोलो, इतनी बात क्लियर है क्या? ओके भैया आगे चलो। ध्यान रखना साथियों, आपका जो मस्तिष्क होता है, ये एक वसीय अंग है। यानी कि साथियों इसमें हमारी सबसे ज्यादा वसा स्टोर होती है। मस्तिष्क में सबसे ज्यादा ऊर्जा का उपयोग कर रहा है साथियों, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? वसा से ही तो मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिलती है? 1 ग्राम साथियों अगर आप कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हो तो लगभग 4.1 से 4.5 कैलोरी मिलती है। अगर साथियों आप 1 ग्राम प्रोटीन का उपयोग करते हो, 1 ग्राम प्रोटीन से ऊर्जा मिलती है साथियों आपको 4.0 से 4.1 के आसपास कैलोरी।
और साथियों वसा का जब आप उपयोग करते हो तो भैया 1 ग्राम वसा से आपको मिलती है 9.0 से लेकर के 9.3 कैलोरी। तो सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिली, दिखाई दे रहा है, कैमरे को इधर कर देता हूं, दिखाई दे रहा है। तो भैया 1 ग्राम वसा से आपको 9.0 से 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिली, यानी कि साथियों सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिली, आपको वसा से मिली। तो याद रखना साथियों, आपका जो मस्तिष्क है एक वसीय अंग है। सर्वाधिक मात्रा में साथियों इसमें न्यूट्रिएंट की बात की जाए, यानी कि पोषक तत्वों की बात की जाए साथियों, तो भैया वसा होती है। पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, यही तो होते हैं न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनका तो सेवन करते हैं हम। इनमें से साथियों सर्वाधिक आपके ब्रेन के पास जो न्यूट्रिएंट होता है उनमें भैया वसा होती है। तो मैं लिख देता हूं साथियों, यहाँ पे दिख रहा है आपको, मस्तिष्क में सर्वाधिक मात्रा में वसा स्टोर होती है। और साथियों खनिज तत्वों की बात करें तो याद रखना भैया कि मस्तिष्क में खनिज तत्वों में सोडियम उपस्थित होता है। बोलो ये फैक्ट्स आपको समझ में आया नहीं है? स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया मस्तिष्क में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पोषक तत्व उपस्थित होता है, तो भैया वसा होती है। और अगर मिनरल्स के पूछे, खनिज तत्वों के पूछे साथियों, तो भैया सोडियम होता है। भार आपको समझ में आ गया साथियों कि भैया इतना भार होता है। शरीर के भार का 2% ब्रेन का भार होता है, और शरीर की संपूर्ण ऊर्जा है उसका 20% साथियों आपका मस्तिष्क यूज करता है। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया आगे चलते हैं। अब मुझे ये बताओ साथियों कि भैया मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, या फिर मैं कह सकता हूं साथियों कि मानव मस्तिष्क की कोशिका कौन सी है। जैसे साथियों हमारे शरीर की सबसे छोटी जो इकाई होती है साथियों वो कोशिका होती है, ठीक उसी प्रकार साथियों आपके मानव मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई कौन सी है साथियों, या फिर मानव मस्तिष्क की सबसे छोटी कोशिका। देखिए मानव मस्तिष्क की सबसे छोटी कोशिका, ऑप्शन में होगा साथियों न्यूरॉन या फिर तंत्रिका कोशिका। दोनों में से कोई सा भी आपको ऑप्शन मिल सकता है। बात क्लियर है? देखिए भैया मानव मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई लिख लीजिए। मानव मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई कौन सी है भैया? न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका है। मानव मस्तिष्क की कोशिका भी यही है भैया, न्यूरॉन और तंत्रिका कोशिका, याद रखना। इससे संबंधित साथियों आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है भैया कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो कौन सी है भैया? तंत्रिका कोशिका। और साथियों मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो कौन सी है? स्पर्म है साथियों, शुक्राणु है जो कि पुरुष में बनते हैं। बात क्लियर है? और साथियों सबसे बड़ी कोशिका की बात करें साथियों मानव में, सबसे बड़ी कोशिका की बात करें साथियों तो कौन सी है भैया? अंडाणु है, महिलाओं में बनते हैं। बात क्लियर है? याद रखना साथियों ये जो तंत्रिका कोशिका है, ये जो न्यूरॉन है साथियों, इसमें पुनर्निर्माण की क्षमता,
पुनः निर्माण की जो क्षमता होती है भैया वो सबसे कम होती है। और सर्वाधिक किसमें होती है भैया पुनः निर्माण की क्षमता? तो याद रखना साथियों, सर्वाधिक होती है भैया लीवर। लीवर में क्यों होती है आपको पता होगा साथियों, जब मैंने आपको लीवर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था साथियों कि लीवर को हम प्रतिशत में डोनेट कर सकते हैं, उसका साथियों 1/3 हिस्सा हम डोनेट कर सकते हैं, बताया था ना मैंने आपको। जी हाँ साथियों, तो याद रखना साथियों, सबसे ज्यादा पुनः निर्माण की क्षमता लीवर में होती है और सबसे कम पुनः निर्माण की क्षमता किसमें होती है? इसमें होती है भैया तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन में होती है। लगभग साथियों हमारे मस्तिष्क में 100 मिलियन न्यूरॉन होते हैं। 100 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो आप समझ लीजिए साथियों कितने होते हैं? 100 मिलियन। बोलो भैया ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? आ गई? तो मैं पेन में स्याही भर लेता हूं और साथियों उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं भैया किसके बारे में? मानव मस्तिष्क के भाग के बारे में। क्या मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? ये सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन साथियों आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए साथियों बताना जरूरी है। स्याही भर लो, 2 मिनट इंतजार करो। देखिए भैया आपका जो मानव का मस्तिष्क होता है साथियों, ये भैया 3 भागों में बटा हुआ होता है। कितने भागों में बटा हुआ होता है साथियों? 3 भागों में। अरे चल जा भैया, 3 भागों में बटा हुआ होता है। नंबर 1 पर बात करें साथियों तो फोरब्रेन। नंबर 2 पर बात करें साथियों तो भैया मिड ब्रेन। और नंबर 3 पर बात करें साथियों तो हिंड ब्रेन। फोरब्रेन को कहा जाता है साथियों अग्र मस्तिष्क। मिड ब्रेन को कहा जाता है साथियों मध्य मस्तिष्क। और भैया हिंड ब्रेन को कहा जाता है पश्च मस्तिष्क। अब साथियों इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि साथियों प्रोस एनसेफेलोन तो भैया अग्र मस्तिष्क को कहा जाता है। कभी कभी साथियों होता क्या है कि आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भैया थैलेमस मस्तिष्क के किस भाग का अंग है, या साथियों मैं कह सकता हूं कि थैलेमस मस्तिष्क के किस भाग का उपभाग है। तो भैया प्रोस एनसेफेलोन ऑप्शन में हो सकता है, मीजो एनसेफेलोन ऑप्शन में हो सकता है, रोम्बो एनसेफेलोन साथियों आपके ऑप्शन में हो सकता है। तो बताइए किस मस्तिष्क का भाग है, किस मस्तिष्क के भाग का उपभाग है? थैलेमस। अभी रुकिए अभी समझाता हूं और अच्छे से। तो भैया अग्र मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? प्रोस एनसेफेलोन। इसे मिड ब्रेन को कहा जाता है साथियों मीजो एनसेफेलोन। और इसे कहा जाता है साथियों रोम्बो एनसेफेलोन। बात क्लियर है? पहले समझिए सबसे बड़ा भाग कौन सा है साथियों? तो अग्र मस्तिष्क है सबसे बड़ा भाग। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि भैया मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो भैया अग्र मस्तिष्क है, यानी कि फोरब्रेन है, यानी कि प्रोस एनसेफेलोन है। बात क्लियर है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि भैया मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो भैया मध्य मस्तिष्क है सबसे छोटा भाग। और नंबर 2 पर आता है साथियों ये नंबर 3 पर आता है और ये नंबर 1 पर आता है, यानी कि सबसे बड़ा दूसरे नंबर का ये और सबसे छोटा भाग ये है साथियों। बात क्लियर है? अब इनके उपभाग की बात करते हैं साथियों। तो याद रखना अग्र मस्तिष्क जो होता है साथियों इसके 3 उपभाग होते हैं, 3 उपभाग होते हैं। नंबर 1 पर आता है साथियों थैलेमस। नंबर 2 पर आता है साथियों हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस, और नंबर 3 पर आता है साथियों सेरेब्रम। इसे साथियों प्रमस्तिष्क कहा जाता है। मध्य मस्तिष्क का साथियों कोई उपभाग नहीं है, और इसके भी साथियों 3 उपभाग होते हैं। एक होता है साथियों पोन्स वेरोलाई, एक होता है साथियों मेडुला ओब्लोंगाटा, और नंबर 3 पर आता है साथियों सेरेबेलम। इंग्लिश में ही नाम है भैया, इनके हिंदी में कोई नाम नहीं है। सेरेबेलम को कहा जाता है अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, इसे कहा जाता है परमस्तिष्क। अगर साथियों भाग की बात करें तो सबसे बड़ा भाग ये है अग्र मस्तिष्क, सबसे छोटा भाग मध्य मस्तिष्क है, और दूसरे नंबर का भाग ये है साथियों पश्च मस्तिष्क। बात क्लियर है। लेकिन भैया याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग कौन सा है, तो भैया सेरेब्रम है, यानी कि प्रमस्तिष्क है सबसे बड़ा उपभाग, सबसे बड़ा उपभाग, और अनुमस्तिष्क का साथियों सबसे छोटा उपभाग, सबसे छोटा उपभाग। ये देखिए भैया, अब आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के किस भाग का उपभाग है। अब ऑप्शन में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क नहीं देगा, आपको देगा साथियों प्रोस एनसेफेलोन, मीजो एनसेफेलोन, और साथियों रोम्बो एनसेफेलोन। फिर आप कहोगे कि भैया ये तो हमारे सिलेबस से ही बाहर आ गया है क्वेश्चन। नहीं भैया, सिलेबस में ही था बट आपने पढ़ा नहीं, तो भैया ये नाम जरूर याद कर लेना, प्रोस एनसेफेलोन, मीजो एनसेफेलोन, रोम्बो एनसेफेलोन। बात क्लियर है। इसके 3 उपभाग होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम। इसका कोई उपभाग नहीं होता साथियों, और इसके भी 3 ही उपभाग होते हैं, पोन्स वेरोलाई, मेडुला ओब्लोंगाटा और सेरेबेलम। इसे साथियों अनुमस्तिष्क कहा जाता है, सेरेब्रम को परमस्तिष्क कहा जाता है। ये सबसे बड़ा उपभाग है। लगभग पूरे मस्तिष्क का साथियों 2/3 भाग है। कौन सा? सेरेब्रम। बताओ भैया समझ में आया नहीं आया। अब ये साथियों हाइपोथैलेमस हो गया, थैलेमस हो गया, सेरेब्रम हो गया, पोन्स वेरोलाई हो गया, मेडुला ओब्लोंगाटा हो गया, सेरेबेलम हो गया। इनका जो कार्य है साथियों हम इसके सेकंड पार्ट में पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, आपके परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है साथियों ये क्लास। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है साथियों, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। बात क्लियर है? तो आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, प्रोस एनसेफेलोन, मीजो एनसेफेलोन, रोम्बो एनसेफेलोन। साथ ही जो अग्र मस्तिष्क होता है इसके भी 3 उपभाग होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम, जिसे साथियों प्रमस्तिष्क कहा जाता है। मध्य मस्तिष्क का कोई उपभाग नहीं होता साथियों। पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, पोन्स वेरोलाई, मेडुला ओब्लोंगाटा और सेरेबेलम, जिसे साथियों अनुमस्तिष्क कहा जाता है। अनुमस्तिष्क साथियों मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा उपभाग है, और साथियों जो प्रमस्तिष्क होता है, सेरेब्रम होता है, ये मानव मस्तिष्क का साथियों सबसे बड़ा उपभाग है। सबसे बड़े भाग की बात की जाए साथियों तो अग्र मस्तिष्क है, सबसे छोटे भाग की बात की जाए साथियों तो मध्य मस्तिष्क है, और दूसरे नंबर का जो भाग है साथियों वो है भैया पश्च मस्तिष्क। बस सिर्फ मैंने इतना ही पढ़ाया है आपको अभी तक। इतनी बात क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है साथियों आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में कि भैया जो मस्तिष्क की पूंछ है साथियों उसमें मस्तिष्क के कौन कौन से अंग आते हैं। मस्तिष्क की पूंछ में कौन कौन से मस्तिष्क के भाग उपभाग आते हैं। तो याद रखना साथियों जो मस्तिष्क की पूंछ होती है इसमें पूरा तो आएगा मिड ब्रेन, उसके अलावा आएगा साथियों ये वाला पोन्स वेरोलाई और मेडुला ओब्लोंगाटा, ये सेरेबेलम नहीं आएगा। तो नंबर 2 पर 1 पर मिड ब्रेन हो गया, नंबर 2 पर हो गया पोन्स वेरोलाई और नंबर 3 पर आ गया मेडुला ओब्लोंगाटा। तो भैया मस्तिष्क की पूंछ इन तीनों से मिलकर के बनी हुई होती है। अब कल के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इनके एक एक के कार्य पढ़ेंगे भैया।
थैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, सेरेब्रम क्या करता है, पोन्स वेरोलाई क्या करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है और सेरेबेलम क्या करता है। और इनके कार्य ही साथियों आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। गाइज मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टरों की एमसीक्यू भी करवा रखी है और साथ ही मैंने चैप्टर वाइज थ्योरी भी करवा रखी है। अगर आपने नहीं देखी है जाओ प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और बहुत सारे मैंने क्वेश्चन भी करवा रखे हैं साथियों जो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जाइए देखिए, इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी पढ़ाई जाती है पूरे कंटेंट के साथ। बिल्कुल साथियों 1 रुपये भी नहीं लिया जाता। बस आपको इतना करना है कि भैया चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच जाए। आपको जीत दिला कर रहेंगे, विश्वास करिए साथियों। अगर बायोलॉजी मेरे से पढ़ते हो तो एक क्वेश्चन भी नहीं छूटने दूंगा भैया, क्योंकि साथियों मुझे भी समझ है, मैं भी आपके जो आप पढ़ रहे हो साथियों उस लेवल से मैं भी निकला हूँ साथियों। पूरा कंटेंट कोई देता ही नहीं है भैया, पूरा कंटेंट कोई देता ही नहीं है। इस YouTube चैनल पर साथियों कोई भी पूरा कंटेंट नहीं देता, सब पैसे छापने में लगे हुए हैं। कभी आपने किसी टीचर को पूरा कंटेंट देते हुए देखा है? नहीं देखा ना। आप मेरी एक क्लास उठाइए और उसके वीडियो देखिए आप। मैंने ब्लड वाला चैप्टर पढ़ा रखा है, कम से कम 9-10 घंटे की क्लास है। उसको ब्लड वाले चैप्टर को पढ़ना है एक बार, कितना कंटेंट दिया है साथियों देखना आप। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा ऊपर लेके गया हूं। नीट की एग्जाम दे लो भैया, और क्या चाहिए, कितना लेके जाऊं और आगे। कह रहा हूं विश्वास करिए साथियों, एक बार बहुत अच्छा कंटेंट दूंगा। हम भी मेहनत कर रहे हैं यार, ऐसी बात नहीं है, आपके लिए ही तो कर रहे हैं। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। बस इतना ही चाहिए और कुछ ना चाहिए। प्यार दो प्यार लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छे से रहो, पढ़ते रहो,